ठीक। रिवीजन कर रहे हैं ना, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं ना भाई। देखिए, अगर आप ठान लें कुछ करने का, तो जीवन में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो असंभव है ना। अगर एक बार ठान लिया जाए कि हमें कुछ करना है और हमें कुछ पाना है, तो हर चीजें किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे सोचो कि लाइफ में अगर मोबाइल आता नहीं, इंटरनेट आता नहीं, तो क्या पहले कोई सोच सकता था कि कोई इंसान, कोई टीचर शिवरी नारायण में पढ़ाए और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बैठकर आराम से क्लास देखें? न स्कूल जाने का चिंता, न पेट्रोल डीजल का चिंता, न बाहर क्या खाएंगे क्या पिएंगे का चिंता, न घर से दूर जाने का चिंता। घर में बैठ के आराम से क्लास देख रहे हैं। क्या आज से 20 साल पहले कोई ऐसा कल्पना कर सकता था? नहीं। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज ऐसा हो रहा है और आप लोग खुद ऐसा कर रहे हैं। तो सोचिए, ये सिर्फ किस कारण, ये इसका रीजन सिर्फ वही है दोस्तों कि किसी ने इस चीज को, किसी न किसी ने तो सोचा होगा कि ऐसा किया जा सकता है, और किसी न किसी ने जिसने सोचा है, और आज उसी सोच के बदौलत आज हम मौजूद हैं यहाँ, है ना। तो इसीलिए अपने मंजिल को पाने के लिए पहले सोचना जरूरी है। जब पहले सोचेंगे तब हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक। बुक लें कि आप जितना पढ़ाएं उतना ही पढ़ें दोस्तों। मैं वैसे तो आपको पूरा बुक पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप रेफरेंस के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छी बात है, बुक लेना कोई नुकसान नहीं है ना। अच्छी बात है, बुक से पढ़ना। आपको नोट्स बनाने का थोड़ा समय बच जाएगा। कुछ कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, उसको बस नोट कर लेंगे, इतना ही है। ठीक है। एमसीक्यू के लिए अभी देखिए, मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूं वो पिकासो पब्लिकेशन का है। पिकासो में आपके एमसीक्यू भी आ रहे हैं और थ्योरी भी आ रहे हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। और कोई दिक्कत समस्या है तो पूछिए, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। टेस्ट लेंगे बोले थे। हाँ, टेस्ट अपलोड हो जाएगा आप लोगों के, और बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों के अपलोडेड हैं चैप्टर वाइज, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं कुछ टेस्ट और आप लोगों के, मुझे 10 दिन का बस टाइम चाहिए। 10 दिन में आप लोगों के ये जो 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 मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना आप लोगों को टॉपिक के बाद, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के एप्लीकेशन में टेस्ट के फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर अभी उस पर काम चल रहा है। 10 दिन के अंदर जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं वो अपलोड हो जाएगा। देखिए, आप चाहें तो एचआर का ले लीजिए, आप चाहें तो पिकासो ले लीजिए, दोनों बुक अच्छे हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करें क्लास, इधर उधर की बातें अब छोड़कर। हाँ, टेस्ट आप बाद में भी दे सकते हैं, उसमें टॉपिक लिखा रहेगा। आपकी मर्जी, आप जब चाहें तब टेस्ट दे सकते हैं। इसमें हम, हमारे ओर से कुछ नहीं है। जब तक आपका वैलिडिटी रहेगा तब तक आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट कैसे देना है और उससे संबंधित अन्य बातें जो है, आप लोगों को 2 वीडियो मिलेंगे, उस वीडियो में पूरा दिखाया जाएगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुकन्या।
सुकन्या समृद्धि खाता। दोस्तों सुकन्या समृद्धि खाता, इसका क्या मीनिंग हम यहां से समझ पा रहे हैं? दोस्तों सुकन्या समृद्धि खाता की अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि जो खाता है इसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि ये बच्चियों के लिए है, बेटियों के लिए है, कन्या बेटियों को हम कहते हैं। और समृद्धि खाता, यहां पर खाता का संबंध बैंक अकाउंट से है और समृद्धि मतलब उसमें वृद्धि से है। मतलब हम अपने बेटी के खाते में पैसा जमा करेंगे और वो पैसा बढ़ जाएगा। मतलब हम अपने बेटी के पढ़ाई के लिए, हम अपने बेटी के विवाह के लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे उसके नाम पर। और खास बात तो यह है कि जो पैसा हम बेटी के पढ़ाई के लिए या बेटी के विवाह के लिए हम डालेंगे, वो पैसा जो है आगे चलकर ब्याज के साथ हमें बढ़कर मिलेगा। तो यही है यहां पर समृद्धि खाता, समृद्धि खाता, उसमें बढ़ोतरी होगा ऐसा खाता। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि ये बेटियों के लिए है और उनके नाम पर हम कोई खाता खुलवाएंगे, उनके नाम पर हम कोई एक स्कीम लेंगे जिसमें हम पैसा डालेंगे और वो पैसा हमें बढ़कर बाद में मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि खाता स्टार्ट हुआ। सुकन्या समृद्धि खाता, सुकन्या समृद्धि खाता के SSK के नाम से जाना जाता है, सुकन्या समृद्धि खाता। देखिए इसमें SS 2 बार है तो इसी तरह 2 याद रखना है, 2 बार। जनवरी का महीना है और 2015। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर इस चीज को ध्यान से अगर समझो ना तो एक्चुअल में ये एक बहुत ही फेमस स्कीम का प्रारंभ डेट है। बहुत ही फेमस स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत ही पॉपुलर योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है? तो दोस्तों 2011 के जनगणना में, 2011 का जो जनगणना था उसमें हमें यह देखने को मिला था कि भारत में लिंग अनुपात 943 है। 943 यानी कि जिस जगह पर 1000 पुरुष हैं वहां पर 943 महिलाएं हैं मात्र। 1000 पुरुष में 943 महिलाएं। एकरे बर लड़का मन के बिहाव नहीं लगत है जल्दी, काबर की लड़की मन के संख्या कम है। अब अगर लड़के हैं तो अच्छे से मेहनत करिए तो फिर जल्दी विवाह हो पाएगा, नहीं तो देखा है इसे ही कमी है कहा थे। तो ये ध्यान रखना है कि यहां से हम देखें तो 943 में 943 महिलाएं हैं मात्र 1000 पुरुषों के पीछे। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, इससे हमें यह समस्या, यहां पर यह दिक्कत आ रहा था। ये 2011 का जनगणना, लोगों को धीरे धीरे ऐसा लग रहा था यार कि हमारा बेटा हो, हमारा वंश संभाले। ऐसा लोग बेटा ही चाह रहे थे क्योंकि समाज का जो सोच था वो थोड़ा ऐसा था, शिक्षित ना होने के कारण, कि बेटा ही हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे और बेटा ही हमारा पालन पोषण करेंगे। बेटी लोग तो वैसे भी ब्याह हो के दूसरे के घर चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों में अब धीरे धीरे जागरूकता आ रहा है। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे पदों पर महिलाएं भी हैं और सबसे बड़ा उदाहरण, देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के पद पर भी आज एक महिला है। ठीक, तो इससे और हम क्या कह सकते हैं? हर क्षेत्र में आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है और यही कारण है इससे लोगों में जागरूकता है
और ये सब आया इन योजनाओं के कारण। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात था हरियाणा का। हरियाणा जो था, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था। हरियाणा हरियाणा जो राज्य है, यहां का लिंगानुपात सबसे कम था। इसीलिए याद रखना है, हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा में एक जगह है पानीपत, हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया। सेम डेट 22 जनवरी 2015। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई स्कीम चलाए गए। उन्हीं में से एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक हिस्सा है, जो सेम तारीख को 22 जनवरी 2015 को कहां, हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ है। बोलिए, इतना बात समझ में आ गया? तारीख एकदम फोकस करिएगा, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 221, ठीक है। फिर याद रखना है 2015, ठीक। अब मैं बताऊं, थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जो हमने जहां से कंटेंट लिए है वो कंटेंट ही थोड़ा धुंधला था, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत क्या होता है, अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं। खाता कौन खोलेंगे? अभिभावक, मतलब माता पिता माता जो भी। यह खाता खोलने के लिए बालिका की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर हम खाता खुलवाना चाहते हैं तो जिस बालिका के लिए हमें खाता खुलवाना है उसका उम्र 10 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। इस खाते में जमा रकम का ब्याज भी मिलेगा। ये नहीं कि आप जो पैसा जमा किए हैं उतना ही रहेगा, नहीं, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ब्याज भी मिलेगा। इस योजना की क्या खास बात है? इस योजना की खास बात यह है, अभिभावक अपने क्षमता के अनुसार साल में 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक का रकम जमा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, 150 बोल डाला हूं शायद, 250 रुपए से लेकर 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख, 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक के रकम जमा कर सकते हैं सालाना। एक साल में मिनिमम 250 रुपए जमा करना पड़ेगा और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। 1.5 लाख कर सकते हैं, करना पड़ेगा नहीं, कर सकते हैं। 1.5 लाख अधिकतम कर सकते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। अब एक खास बात यह है कि ये 1.5 लाख रुपए जो जमा कर रहे हैं इस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, हम एक निश्चित लिमिट से ऊपर अगर हम कमाई करते हैं तो हमको उसका टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स कहते हैं उसको। तो भाई एक हिसाब से ये इनकम का ही तो हिस्सा है। ये जो 1.5 लाख रुपए, अगर मान लो कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए अपने बेटी के खाते में जमा कर रहा है तो बिल्कुल इनकम है। हाँ, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये जो पैसे हैं इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस खाते में, इस खाते की जो परिपक्वता है, ठीक है, ये पॉइंट छोड़ सकते हैं। इस खाते की जो परिपक्वता है वो 21 साल की उम्र में है। मतलब बालिका को जब 21 साल होगा तब ये पूरा पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा। अब आप वो 21 साल के बाद उसके विवाह के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करिए, चाहे उस पैसे का इस्तेमाल बेटी के और हायर एजुकेशन के लिए करिए। जैसे कि आजकल तो आप जानते ही हो यार, आजकल शिक्षा इतना महंगा हो गया है। हमारे यहां अभी स्कूल है शिवरी नारायण में, शिवरी नारायण में जो स्कूल है उसमें जो केजी लेवल के स्कूलिंग है, केजी 1 केजी 2 बच्चे लोगों के, उनके फीस 50,000 रुपए है। बताइए, 50,000 रुपए। मैं सोचता हूं यार क्या पढ़ाते होंगे, अमृत घोल के दे देते होंगे उन लोग। अभी एजुकेशन इतना ज्यादा महंगा हो गया है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं।
पहली दूसरी पांचवी के जो फीस है 1 लाख के लगभग है। अब बताइए, अब पता नहीं उसके बाद भी लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ेगा। आप ऊंचे ऊंचे स्कूल में पढ़ाओगे एकदम, और उसके बाद बच्चों को अलग से ट्यूशन भी पढ़ाओगे। ऐसे लाख थे कर ले, अच्छा तो फिर ट्यूशने पढ़ाना है तो गवर्नमेंट स्कूल ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कर दे, ट्यूशन आखिर पढ़ना तो सब ट्यूशने में ही है लड़का ला। इस तरह की स्थितियां हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए बेटी को अगर 21 वर्ष के उम्र में ये पैसा मिल जाएगा, जब बेटी का उम्र 21 साल होगा तब ये पैसा मिलेगा। देखिए 10 साल से कम था तब ये खाता खुला, अब बेटी को जब 21 साल होगा तब ये पैसा मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा, ध्यान रखना। इस खाते का, हाँ अब एक ऑप्शन और है, नहीं सर हमको 18 साल में ही चाहिए, क्योंकि 18 साल में बेटी मेरे तो 12वीं पास कर गई, अब मुझे उसे कॉलेज भेजने के लिए, जब उसको 19 साल हुआ बेटी को, तो मुझे कॉलेज भेजना है और मेरे पास अभी पैसे नहीं, तो आप आधे पैसे को 18 साल में ही निकाल सकते हो। या वो बेटी 10वीं कक्षा हो गई, 10वीं कक्षा पास कर गई, तो भी आप निकाल सकते हो। या तो 10वीं कक्षा पास कर ले पहले, या तो 18 साल पहले हो जाए। उन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले हो जाएगा, उसमें से एक कंडीशन पूरा होने पर 50% पैसा निकाला जा सकता है, अगर जरूरत है बच्ची के लिए कोई काम का तब। सर ये समझ नहीं आया सर, कैसे कथा है 10वीं पास करे तब मिल ही आधा पैसा। एक बार कथा कि 18 साल हो ही तब, दोनों में के कोई भी कंडीशन पहली हो, अगर हम चाहते हैं कि बच्ची का पैसा हमें चाहिए अभी आधा, तो आधा पैसा इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन के पूरा होने पर निकाला जा सकता है, चाहे वो 10वीं पास कर ली हो, चाहे उसका उम्र 18 साल हो गया हो, आधा पैसा निकाल सकते हैं। पूरा पैसा 21 साल के बाद ही निकलेगा, आधा पैसा यहां निकल सकता है। इस खाते में वही टैक्स में छूट रहेगा, धारा 1961 के धारा 80C के तहत टैक्स में इसमें छूट रहेगा। इस खाते को किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है, कोई भी बैंक में आप ये खाता खुलवा सकते हो, ठीक है। देखिए ये इसी का, ये खूबसूरत बेटी हमारी, इसमें बताया गया है 250 रुपए में खोल सकते हैं सुकन्या अकाउंट। इसमें ब्याज दर जो मिलेगा 8.2% सालाना ब्याज दर मिल रहा है। अभी कुछ बुक में 9.2 दिया गया है, मैंने इसे सर्च किया है, हर जगह यहां पर 8.2% ही दिखाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो 8.2% वार्षिक ब्याज मिलेगा। दोस्तों जब हम बैंक में पैसा, कोई भी पैसा जमा करते हैं तो उसका ब्याज दर 3-4% ही मिलता है हमको। फिक्स भी करते हैं तो फिक्स करने पर भी पैसा 6% 7% आसपास ही कुछ मिलता है। लेकिन देखिए ये बेटियों के लिए, इसलिए इसमें बैंक हमको ज्यादा ब्याज दे रही है, 8.2% का ब्याज दर है इसमें। ये सालाना ब्याज है, महीने का ब्याज मत सोचना, साल में इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, ठीक है। यहां पर एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है, जिसको मैं बता चुका हूं। इसका खाता खोलने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि वो 10 साल से छोटी है। कन्या अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है, वही बात जो हम ऊपर पढ़ चुके। तो ये आपको याद रखना है, तारीख याद रखना है, तारीख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला वही तारीख है 22 जनवरी 2015। इतना क्लियर है सबको? चलिए यहां से अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि खाता, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे। वेरी गुड, सभी के जवाब सही है, 22 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस योजना का भाग है? देखिए कौन से योजना का भाग है ये बताना है।
सभी के जवाब सही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक नया योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं पेंशन का मीनिंग क्या है भाई? पेंशन का मीनिंग है जब हम काम से रिटायरमेंट ले लें, चाहे वो प्राइवेट काम हो चाहे वो गवर्नमेंट काम हो, उसके बाद जिस कंपनी में हम सेवा दे रहे हैं तो उसके बदले वो हमें प्रति महीने गुजारा करने के लिए पैसे देती है, तो वो है पेंशन। जनरली पेंशन 60 वर्ष के बाद मिलता है, रिटायरमेंट 60 वर्ष में होता है, तो वही 60 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना, अच्छा ये बताइए गवर्नमेंट पेंशन क्या अपने घर से देती है हमको? बोलो तो। कोई व्यक्ति चाहे गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, क्या पेंशन वो अपने घर से देती है? नहीं दोस्तों। आपके पेंशन के लिए अलग से आपके पेमेंट में से हर महीने कटता है। ठीक है, उसमें से आपके पैसे कटते हैं, और जो पैसे कट रहे हैं वही पैसा बाद में ब्याज व्याज इधर उधर करके आपको पेंशन के रूप में मिलता है। अब मैं आप लोगों को इसके तारीख को बताऊं तो ये तारीख कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लग रहा है ना? तो बस वही है अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, वही है अटल पेंशन योजना। सेम तारीख 9 मई 2015। जो जो तारीख सेम है उन सबका एक अलग से लिस्ट बना लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सेम तारीख को ये चीजें हैं। ये चीजें आपको स्मार्ट वर्क कराना सिखाते हैं, ऐसे स्मार्ट वर्क करते हैं। तो ये 9 मई 9-5-14 होता है, 14 के बाद आता है 15, 9-5-15, 9-5-15। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है। जो निजी क्षेत्र में कार्यरत है, निजी क्षेत्र में कार्यरत मतलब दोस्तों नॉर्मली प्राइवेट काम। एक उदाहरण के लिए, जैसे अभी हमारे यहां जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं भाई, बेचारे हमारे सहयोगी जो आप लोगों के लिए ये टाइपिंग करते हैं सारे कंटेंट, या आप लोगों के फोन रिसीव कर रहे हैं, ये सब हम इन सभी को पेमेंट दे रहे हैं हालांकि, लेकिन क्या हम इन्हें पेंशन दे पाने की स्थिति में है अभी आने वाले टाइम में कि इनको हम पेंशन दें? तो अभी ऐसा नहीं है। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? सरकार के ऐसे किसी भी योजनाओं में के साथ जुड़ना चाहिए और अपने पेमेंट में से कुछ पैसे उस योजना में लगा देने चाहिए, ताकि जब वो बूढ़े हो जाए तब उनको वहां से वो पैसा मिलता रहे। तो इस तरह यहां पर वही चीजें हैं। निजी क्षेत्र में कार्यरत जो लोग निजी क्षेत्र में कार्यरत कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं मिलते, तो फिर वो बुढ़ापे में कैसे करेंगे? तो इसके लिए, हालांकि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें साथ देंगे भाई, हम अपने बच्चों को अभी हम पाल रहे हैं, तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे पालेंगे। लेकिन क्या इस बात की आप गारंटी लेते हैं कि आप जितने अच्छे से अपने बच्चों को पाल रहे हैं उतने ही अच्छे से आपके बच्चे आपको पाले? अभी के दौर में तो मुश्किल लगता है। और यही कारण है कि आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए, हम आत्मनिर्भर रहने के लिए इस तरह के योजनाओं में, इस तरह के योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इसीलिए यह ध्यान रखना है, इसके लिए आपको 1000 से लेके 5000 रुपए तक प्रति माह मिलेगा। 1000 से लेके 5000 रुपए तक प्रति माह आपको मिलेगा। अब इसमें
मिलेगा किसको? अंशदायी व्यक्ति के मृत्यु होने। देखो, एक तो जो जमा कर रहा है उसको मिलेगा। अब अगर मान लो, एक उदाहरण के लिए, मैं प्राइवेट काम कर रहा हूं और मैंने ये पैसे के लिए हर महीने पैसा, इसके लिए अटल पेंशन योजना के लिए हर महीने पैसा जमा किया, और इसका लाभ कब मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा 60 साल के बाद। अब मान लो, या तो 60 साल के पहले मेरी मृत्यु हो गई तो फिर जद का पैसा एमा डाले रहे सब तो व्यर्थ हो गए। काबर की वो उम्र होए के पहले ही मोर मृत्यु हो गई। तो क्या ये सही है? नहीं। यही कारण है कि अगर उस कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो जिसको वो नॉमिनी डाला है उसको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसी चीज को कहा गया है अंशदायी व्यक्ति के मृत्यु होने पर, यानी कि जिसने ये पेंशन के लिए हर महीने पैसा जमा किया है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन व संचित राशि का दावा कर सकता है। जितना पैसा उसके खाते में जमा हुआ था, इसने जमा किया था, उस पैसे के लिए वो दावा कर सकता है। या तो उसकी पत्नी अगर पुरुष है तो, ठीक है, या तो यहां पर जो भी उसके परिवार के अन्य सदस्य जो है उस पैसे के लिए दावा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, यह योजना केवल निम्न आय वर्ग के निम्न आय वर्ग समूहों के लिए है। भाई, जिनके इनकम कम है उनके लिए ये योजना है। ऑलरेडी आप पूंजीपति हैं तो आपको बुढ़ापे की चिंता करने का जरूरत नहीं है। यह योजना समाज के लोग जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, ऐसे मतलब निजी कंपनियों में छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के लिए है, जिनकी इनकम कम है। घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोगों के लिए है। घरेलू काम में सहायता करने के लिए अलग से पेंशन नहीं मिलता। अब घरेलू काम में सहायता मतलब जैसे घर में दुकान है, अब दुकान में 2-3 लोग मिलकर वो दुकान चला रहे हैं, तो उसके लिए अलग से वेतन लेते हैं क्या दुकान चलाने के लिए? पापा मुझे वेतन दो, तनख्वाह दो इस महीने का, ऐसा करोगे? नहीं। तो घर के किसी कार्य में अगर सहायता कर रहे हैं, या जिसको कोई महिला है जिसको हम हाउस वाइफ कहते हैं, ठीक है, जैसे तो हाउस वाइफ या अन्य कोई है, तो उन लोगों के लिए ये योजना है। निम्न आय वर्ग के हैं, कम आय है जिनका, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, इस तरह के छोटे काम, या घरेलू काम में जो सहायता करते हैं, जैसे हाउस वाइफ है जो घर में खाना बनाने का बस काम कर रहे हैं, बाहरी कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, या घर में आपके घर में दुकान है तो आप दुकान में अपने फैमिली को सपोर्ट करते हो, उनके लिए है। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बोल रहा है, यानी कि वही प्राइवेट काम में कार्यरत लोगों के लिए है ये। इसके तहत 60 साल की उम्र हो जाएगी तो उसे आप जैसा जितना पैसा डालोगे, देखिए उसमें अलग अलग स्कीम है, उस स्कीम को चुनोगे तो कई लोगों के, आप लोगों के खाते से हर महीने पैसे कटते होंगे। किसी का 70 रुपया, जैसे 70 रुपया कटवाओगे तो 1000 रुपए पेंशन मिलेगा आप लोगों को 60 साल के बाद। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के खुद के खाते से कई लोगों के कटते होंगे। ये सब बैंक वाले लोगों की चालाकी है, उन लोगों को टारगेट मिलता है कि ये योजना में जुड़वाओ लोगों को, तो वो जबरदस्ती सर आपको फलाना योजना में जुड़ना पड़ेगा, ऐसा करके जोड़ देते हैं। तो इस तरह ये ध्यान रखना, आपको जितना पैसा आप डालोगे उस हिसाब से आपको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए या 5000 रुपए तक, 5000 रुपए तक महीने का आपको पेंशन मिल सकेगा। 1000, अब इस मतलब 1000 मिल सकता है, 2000, अब कितना पैसा आप हर महीने डालते हो इस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह 1000 से लेके 5000 तक के पेंशन मिल सकेंगे हर महीने। ये पैसा हर महीना मिलेगा, और ये पैसा हम लोगों ने जो जमा किया है उसी का ब्याज मिलाकर ये पैसा मिलेगा। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक
अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। इसके लिए क्या क्या पात्रता है और डिटेल से देख लेते हैं। कुछ पात्रता को मैंने बताया था, है ना भाई। निम्न आय वर्ग होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूर होने चाहिए, श्रमिक होने चाहिए, जैसे सुरक्षा गार्ड जैसे लोग, है ना। तो उसी में देखिए, इसमें आवेदक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। आवेदक का उम्र 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए। देखो 40 साल के बाद इसमें पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि 40 साल के बाद लगाओगे तो 20 साल ही आप पैसा जमा करोगे, तो फिर क्या ही मिलेगा आपको। जितना पैसा जमा करोगे उतना ही ज्यादा पेंशन मिलेगा। तो इसलिए यहां 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास बचत बैंक खाता होना चाहिए। भाई खाता, आप लोगों के पास खाता है तभी तो पैसा उसमें से कट रहा है जी, ठीक है। आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें कोई अपडेट मिले, कुछ भी बदलाव होते हैं तो। आवेदक आयकर दाता ना हो, इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इनकम टैक्स दे रहे हैं यानी कि आप निम्न आय वर्ग के नहीं हैं। हमने वहां पर पढ़ा था कि ये निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए ये योजना है, ठीक है। आवेदक के पास पहले से कोई अटल पेंशन योजना खाता नहीं होना चाहिए। मतलब आदमी ये सोचे कि यार 5,000 रुपया मोला 500 रुपया जमा कर रहा था, अभी तो मोला बुढ़ापा में 5,000 रुपया मिल ही। एक उदाहरण के लिए मान लो 300 रुपए जमा कर रहा हूं, बुढ़ापा में मोला 5,000 रुपया मिल ही। एक काम कर रहा था, 2 योजना खोलवा लेता, मैं 300 के 2 जमा कर रहा हूं हर महीने, मुझे बुढ़ापा में 10-10 हजार पेंशन मिलेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं, एक व्यक्ति के नाम में एक ही खाता खुलेगा भाई, अटल पेंशन योजना। अच्छा, एक इसमें एक डाउट और है आप लोगों को, जैसे कई लोग सोच रहे होंगे यार अच्छा स्कीम है, अभी हम थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में कटवाते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक कट जाता है खाते से, आपको एक बार खाली जुड़वाना है कोई भी बैंक में जाके जहां आपका खाता है। अच्छा योजना भी है, सच में अच्छा योजना है। तो इसमें अब ये डाउट है कि मान ले यार 60 साल बाद पैसा मिलना है, इंसान की जिंदगी 60-65 साल के है। अब मान ले मैं अभी मोर उम्र है 25 साल और 60 साल तक पैसा जमा करा था, शायद इसमें 50 साल या 60 साल तक जमा करना है, तो मान लो 25 से 30 साल अपन पैसा जमा कर दिए। अब 65 साल बाद हमारी मृत्यु हो गई, तो इधर 25-30 साल हमने पैसा जमा किया, अब मिला कितना, मात्र 5 साल गए। अब बाकी पैसा बुड़ गए बाकी पैसा नहीं बुड़े, बाकी जो पैसा है मृत्यु के बाद या तो उसके पत्नी को पेंशन मिलेगा, या तो जितना पैसा बचा है पेंशन के उसके खाते में, वो सारा पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं जो जिसको नॉमिनी डाला। तो जब तक वो जिंदा है वो पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, और मृत्यु के बाद नॉमिनी को पूरा पैसा एकमुश्त मिल जाएगा। ऐसा है, मतलब ये योजना खराब नहीं है, ठीक है। हाँ, पति पत्नी दोनों की अगर मृत्यु हो गई, दोनों के नाम में खाते हैं तो बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो ये है, तो योजना अच्छा योजना है। अब नॉमिनी भी नहीं रहा कथे तो सब के सब एक घर चल दी, ओकर कोई तो वंश रही, और कोनो नहीं हुई, सब कोनो रोड दुर्घटना में चल दिसता। अरे भैया जब कोनो ही नहीं रही तब फिर औ कौन है ले भैया, तब गवर्नमेंट के खाता में चल जी। अब चलिए आगे देखते हैं, पेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी जरूरत है, ठीक है। एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है, हर महीना इनकम देता है, हर महीना इनकम मिलेगा। महीना में हमारा फिक्स हो गया, जैसे गवर्नमेंट जॉब में कि हर महीने में इतना पैसा तो मुझे आना ही है, ऐसा तो उसी तरह मासिक आय प्रदान करता है, फिक्स इनकम, जब वे कमाई नहीं कर रहे होते हैं। देखो नौकरी में तो हम ला जाए ला पड़ते तब पैसा मिलते, लेकिन इसमें वो काम नहीं कर रहे हैं तो भी इनका इनकम फिक्स हो गया, हर महीना इतना पैसा मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा है, इनके खाते में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक।
उम्र के साथ संभावित कमाई और आय में कमी हो जाती है। तो इसके संभावित आय में जो कमी हो जाती है तो इस आय के को वृद्धि करता है। तो इस तरह प्रति माह आय सुनिश्चित करता है, आय सुनिश्चित। मतलब अब आपको पता है कि भाई मेरा हर महीने 5,000 आएगा, तो आप उस हिसाब से अपना खर्चा चलाओगे, ठीक। या और कहीं से कुछ किराया विराया से पैसा आ रहा है, वो सब मिला के आपको पता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, तो उस हिसाब से आप खर्चे करोगे अपना। तो बुढ़ापे में भी मतलब आप बच्चों के भरोसे नहीं रहोगे, बच्चों पर बोझ नहीं बनोगे अगर ऐसा है तो। परमाणु परिवार का उदय और कमाऊ सदस्य का पलायन, ये दो समस्या है। ये परमाणु परिवारवाद क्या है? सबसे पहले तो ये मैं बताता हूं परमाणु परिवारवाद क्या है। परमाणु जानते हैं जी? परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। जैसे जीवों का सबसे सूक्ष्मतम कण कोशिका होता है, उसी तरह किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। अब परमाणु की संरचना जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि देखिए, परमाणु में नाभिक होते हैं और कक्षक होते हैं। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब परमाणु तीन चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बस इसी तरह परमाणु परिवार कहते हैं माता पिता और बच्चे को। माता पिता और बच्चे, ए देखो, जैसे इसमें तीन चीज थे ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसमें माता पिता और बच्चे बस रहेंगे। अब इसमें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है? ये लइका मन के दादा दादी कहां गए? अब वो मन डोकरा डोकरी हो गया तो छोड़ दिसे कर दई दादा मन, ए डोकरी डोकरा मन रात दिन टीर टीर करत रथे, जावा तू अलग खा। देखे लइका रही से जबे हता एक एक बात ला रटत रहे, ए लहा ओ खेलौना लहा, तो सब देत रही से ला। अब आज अब वो मन बूढ़ा हो गए तब वो मन के बात बुरा लाग गए, समझ रहे? तो इसको कहते हैं परमाणु परिवार, मतलब अपने परिवार को लेके अलग हो जाना। अब बताओ तो, ये तो अपना बना लिया, ठीक। अब वो बेचारे बूढ़े बूढ़ी लोग क्या करेंगे? जब उन लोग जवान थे तब अपने बच्चों को पालन पोषण किया, और अब जब बच्चे बड़े हो गए, कुछ कमाने धमाने लग गए, तो अब इनको छोड़ दिया अपने इनके दादा दादी लोगों को। तो ऐसे कंडीशन में मान लो हमारा भी अगर ऐसा स्थिति आ जाए कि हमारे बच्चे हमें छोड़ दे, तो हम कम से कम असहाय तो नहीं रहेंगे, भीख तो मांगना नहीं पड़ेगा। हमारे पास पेंशन है, 5,000 ही सही, थोड़ा कम खा ले, वो खाए वो तो मिल ही। तो इस तरह यहां पर ये चीजें, तो जीवन यापन की लागत में वृद्धि भाई। जब अच्छा, कमाऊ सदस्य का पलायन, कई बार कमाऊ सदस्य का पलायन, काम करने वाला सदस्य ही भाग जाता है छोड़ के, ले तू मन समझा। और तहा वो जो काम करे वाला सदस्य भागे है ना, पैसा नहीं भेजा अपन दई दादा पर, खादारियों मन नहीं लागे, गांव में रहे में का खर्चा है, कहा साग भाजी कोला में होते, खादारी और कम। अच्छा, नून तेल भी फरत है कोला में, बारी में। तो इस तरह जो है यहां की स्थिति है। तो कमाऊ सदस्य भाग जाएगा, अब ऐसे में हम बूढ़े हो जाएंगे तो गए। तो इस तरह डर लागत है कि नहीं लागत है? कैसे करबो रे दादा, हमन बूढ़ा बूढ़ी हो जाबो तो टेंशन ले के जरूरत नहीं है, अपन दई दादा ला पालन पोषण करिया तो तुहरो लइका पालन पोषण करी, ठीक है, सास ससुर ला भी। अब अगर आप अभी अपने माता पिता को छोड़ दोगे तो उसको आपका बेटा देख रहा है, आपका बेटी देख रही है, वो भी वैसी करेगी। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। भाई आमा के पेड़ ला जगाबो तो आमाए ना फरी जी, ठीक है। कभू बबुल का कहते बमरी, बमरी के बोबे तो का मिलही, सेव फरी बमरी में। उसने
तो इस तरह ये ध्यान रखने, बमरी जानता है बबूल का पेड़। तो जीवन यापन के लागत में वृद्धि, जब हमारे पास आय सुनिश्चित हो जाएगा तो जीवन यापन के लिए हमें पैसा मिल जाएगा, तो हम अपने लागत में क्या कर पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे। ठीक है, तो आय सुनिश्चित होने से हमारे लागत में वृद्धि होगा। दीर्घायु में वृद्धि, भाई पैसा रही, बीमार पड़बो तो तुरंत डॉक्टर करा चल दे, बोले डॉक्टर 100 धरा सूजी लगा देवा, देखा गोली लिख देवा, पैसा रही था। और गांव में देखिए गरीब बेचारे मन बीमार रही, हकरत रही, ताले चुपचाप परे रहते, कैसे दही का हो गयो, कैसे पूरा थस, क्या करबे बेटा तबीयत ठीक नहीं है, तो चल ना डॉक्टर करा ले जाता, पैसा नहीं है बेटा क्या करबे, ये दे ले। तो इस तरह अब बीमारी का इलाज नहीं कराओगे तो बीमारी बढ़ेगा, समझे ना। इसीलिए ये ध्यान रखना है। हाँ, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास पैसे होंगे, इलाज कराओगे तो आपकी आयु में क्या होगी, वृद्धि होगी। निश्चित मानसिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। देखो ये निश्चित मासिक आय, हमारा आय इनकम फिक्स हो गया। अब लड़का कुछ कही तय है ज्यादा तपथस डोकरा इसे कदी तो नहीं राखो कही, तोरे मन है बेटा कभी हमार तो पैसा पेंशन मिला थे उसका मतलब जी खादार बो, लेकिन मरे के बाद जतका मोर खेत नाम महे तोर नाम में तो नहीं दे, कई ऐसने करते भले ही गवर्नमेंट ला दे तोर नाम में नहीं लिखो, जाओ मरे के पहले करो नाम लिख के चल देते। तो इस तरह यहां पर आपको अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर सुनिश्चित मासिक आय सुनिश्चित हो गया तो फिर आपको तरसना नहीं पड़ेगा, आपको बेटे का बात नहीं सुनना पड़ेगा। तो इस तरह यह ध्यान रखना है कि यह सम्मानजनक जीवन क्या करता है, सुनिश्चित करता है। पेंशन के खेल सब ओकरे देखिए, जे गवर्नमेंट जॉब वाला है ना, ते मन के बाबा मन के भी बहुत इज्जत है घर में, काबर पता है, काबर की पूरा पेंशन आते मन के, समझे। और जो बाकी बाकी जो लोग हैं उनका तो देखते ही हो आप हाल यार, गांव घर में रहते हो तो आसपास शहरों में वही छाल चलत है सब एक। तो अब देखो यहां पर अटल पेंशन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अटल पेंशन योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, सरकारी कर्मचारी को पेंशन देना, निःशक्त व्यक्ति को पेंशन देना, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन देना, निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को पेंशन सहायता राशि उपलब्ध कराना। बताओ इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको क्या करना, पेंशन सहायता देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना के प्रीमियम राशि है, प्रीमियम राशि मतलब आपका मैच्योरिटी जब हो जाएगा तो 60 साल के बाद आपको कहां कितने से कितना रुपए मिल सकता है, बताइए। 1000 से लेके 5000 रुपए तक आपको पेंशन मिल सकते हैं, 1000 से लेके 5000 तक। अटल पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है। यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूहों के लिए है। यह योजना समाज के लोग जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक जैसे निम्न आय वाले लोगों के लिए है। घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोगों के लिए भी है। बताइए ये योजना इन सभी के लिए है। ठीक है, ये योजना इन सभी के लिए है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बताइए, इस योजना की शुरुआत कब हुई, तिथि, इस योजना की शुरुआत कब हुई, बताइए।
वेरी गुड, बहुत सुंदर। 9, 5, 14 होगा, 14 के बाद आता है 15, तो 9 मई 2015, 9 मई 2015 को, ठीक है। 2 सन हमने पढ़ा है, ठीक। सुकन्या योजना के लिए हमने पढ़ा, सुकन्या समृद्धि, है ना भाई, खाता, सुकन्या समृद्धि खाता में, तो उसका 22 जनवरी 2015 है, और इसका 9 मई 2015, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहां पर देखिए हितग्राहियों की पात्रता क्या है, इसमें छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, 40% या इससे ज्यादा विकलांगता होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा विकलांगता है तो नहीं चलेगा, 40% या इससे ज्यादा विकलांगता होना चाहिए, और वो छात्र होना चाहिए, चाहे स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे किसी महाविद्यालय में पढ़ रहा हो, ठीक है। पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके लिए वो अमीर भी होगा तो भी उसको मिलेगा, ठीक है। ये छात्रवृत्ति योजना, मतलब पूर्व माध्यमिक, मतलब ये समझ लो ये छठवीं 7वीं तक है ना, 8वीं तक, तो ये सभी लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा। अब इसमें किसमें कितना रुपए मिलता है ये देखो, कक्षा 1 से 5वीं तक, सीधा सीधा समझो 5वीं तक के लिए 150 रुपया, 8वीं तक के, 6वीं से 8वीं तक के लिए 170। हाँ, ये राज्य सरकार की योजना है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग रहता है, मैं आगे बताऊंगा, भी हड़बड़ाना नहीं। अब 12वीं तक के लिए 190, ये डेटा को याद रखो, 150, 170, 190, 150, 170 और 190, 150, 170, 190, 150, 170, 190, 5वीं तक, फिर 6वीं से 8वीं तक, ठीक है, फिर 9वीं से 12वीं तक, ये 150, 170, 190, ये राज्य सरकार इतना पैसा देता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार भी अपना योगदान देती है, और वो कितना है वो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। आवेदन की प्रक्रिया के लिए सब स्कूल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्कूल में एडमिशन रहेगा तो स्कूल करेंगे, इसीलिए निर्धारित संस्था प्रमुख बोल दिया है। संस्था प्रमुख कौन, वो प्राचार्य के माध्यम से स्कूल के, ये है। अगर कॉलेज में है तो कॉलेज के माध्यम से। अब मैं गवर्नमेंट डाटा दिखा रहा हूं आप लोगों को, वो 3 डेटा याद रखना। देखिए यहां से पहली से 12वीं तक के लोगों को मिलेगा, पहला चीज। 9वीं 10वीं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक 10वीं 12वीं को मिलेगा, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना 1 से 12वीं तक के लिए है, लेकिन केंद्र सरकार जो है, देखिए 1 से 12वीं तक राज्य सरकार तो देगा ही देगा, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो 9वीं 10वीं के लिए एक योजना है, प्री मैट्रिक योजना छात्रवृत्ति, और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 11वीं 12वीं को देगा। देखिए राज्य सरकार का योजना कहां तक है, 1 से लेके 12वीं तक, लेकिन जो 9वीं 10वीं वाले हैं उनको दोनों योजना का लाभ मिलेगा, केंद्र और राज्य दोनों के, और जो 11वीं 12वीं है उनको भी, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को दो योजना के लाभ मिलेंगे, केंद्र द्वारा चलाया गया, एक राज्य द्वारा। अब उसी को मैं बताऊंगा आप लोगों को, नीचे देखिए इसके बारे में। जैसे 9वीं तक के लिए है ना, ठीक, तो यहां पर देखिए पात्रता क्या होनी चाहिए, राज्य द्वारा संचालित दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए 1 से 12वीं तक, ये वही चीजें डबल आगे है, ठीक है। इसको हम देखते हैं यहां पर, देखिए ये थोड़ा ब्लर है ना, बाकी आप लोग के जानकारी के लिए है, जानकारी वहीं तक के लिए है, ये मैं खाली आपको गवर्नमेंट का डाटा दिखा रहा हूं। देखिए कक्षा 1 से 5वीं लिखा है, ये 1 से 5वीं 100 रुपए छात्रवृत्ति और एक 50 रुपए का भत्ता, 150 रुपए। देखो इसी को पढ़े हो, 150 रुपए पढ़े हैं ना 5वीं तक के लिए, और फिर 6वीं से 8वीं तक के लिए 170 पढ़े हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 70, यहां पर देखिए अब 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए
6वीं से लेके 8वीं तक के लिए यहां कुल मिला के देखिए, यहां कुल मिला के 170 रुपया। आपको इसी को याद करना है, 150 और 170। ठीक, आप लोगों को जो पीडीएफ में ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं है, ये पीडीएफ खराब है, वो वेबसाइट से निकाला हूं ना, उसमें थोड़ा ब्लर था। ये आप लोगों को कंटेंट मिलेगा वहां पर क्लियर दिखेगा, जो नोट्स मिलेगा उसमें क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखिए, ये दो योजना आप जानते हैं, ठीक, ये 8वीं तक के लिए है। अब 12वीं तक के लिए आप लोग जानते हैं, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए 190 रुपया। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को केंद्र सरकार भी देती है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कह के। तो इसलिए यहां पर देखिए, इसके लिए यहां पर राज्य सरकार का 190 रुपया लिखा है, ठीक, और यहां पर केंद्र सरकार फिर अलग से दे रही है। ठीक, केंद्र सरकार अलग से भत्ता के रूप में इसमें अलग से पैसे दे रही है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी के डेटा को रटने का जरूरत नहीं है। यहां देखिए, ये 190 रुपए प्री मैट्रिक, 190 रुपए यहां छात्रवृत्ति है, ये तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर आपको केवल ये 3 डेटा याद रखना है मूल रूप से। ये 3 डेटा, ये 3 डेटा कि 1 से 5वीं तक 150 रुपए, फिर 8वीं तक 170 रुपए और फिर 190 रुपए। ये 3 डेटा याद रखिएगा।